आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय 5वां, भाग 3। साधु की बातों में आकर महाराज दिग्विजय सिंह की नीयत खराब हो गई और वे इस बात पर उतारू हो गए कि राजा वीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों और दोस्तों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और खाली गिरफ्तार नहीं, मार ही डालना चाहिए। अब आके राजा वीरेंद्र सिंह तहखाने में जाकर वहां का हाल देखना और जानना चाहते थे, मगर दिग्विजय सिंह हीले हवाले में दिन काटने लगा। आखिर ये निश्चय हुआ कि कल तहखाने में अवश्य चलना चाहिए। उसी दिन रात को दिग्विजय सिंह ने राजा वीरेंद्र सिंह की फिर जयाफत की और खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाने का हुक्म अपने अय्यार रामानंद को दे दिया। बेचारे राजा वीरेंद्र सिंह इन सब बातों से बिल्कुल ही बेखबर थे और उनके अय्यारों को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर नतीजा ये हुआ कि रात को भोजन करने के बाद सभी पर दवा ने असर कर दिया। उस समय तेज सिंह चौंके और समझ गए कि दिग्विजय सिंह ने दगा की है, मगर अब क्या हो सकता था। थोड़ी देर बाद राजा वीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह, तेज सिंह, पंडित बद्रीनाथ, ज्योतिषी जी और तारा सिंह वगैरह बेहोश होकर जमीन पर लेट गए और बात की बात में हथकड़ियों और बेड़ियों से बेबस कर उसी तिलस्मी तहखाने में कैद कर दिए गए। उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए जो दो रास्ते थे, उनका हाल श्रोतागण जान ही गए होंगे, क्योंकि ऊपर हम उसका बहुत कुछ हाल सुना चुके हैं। उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता, जिससे अय्यार लोग और कुंवर आनंद सिंह गए थे, बखूबी बंद कर दिया गया, मगर दूसरा रास्ता, जिधर से कुंदन किशोरी को लेकर निकल गई थी, ज्यों का त्यों रह गया, क्योंकि उसकी खबर राजा दिग्विजय सिंह को नहीं थी। उस रास्ते का हाल वह कुछ भी नहीं जानता था। राजा वीरेंद्र सिंह, उनके लड़के और साथी लोग जब कैद खाने में भेज दिए, उस समय राजा वीरेंद्र सिंह के थोड़े से फौजी आदमी जो उनके साथ किले में आ चुके थे, ये दगाबाजी देखकर जान देने के लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने राजा दिग्विजय सिंह के बहुत से आदमियों को मार दिया और जब तक जीते रहे, मालिक के नमक का ध्यान उनके दिल में बना रहा। पर आखिर कहां तक लड़ सकते थे। अंत में सबके सब बहादुरी के साथ लड़कर बैकुंठ चले गए। राजा दिग्विजय सिंह ने किले का फाटक बंद करवा दिया, सफीलों पर तोपें चढ़वा दी और राजा वीरेंद्र सिंह के लश्कर से, जो पहाड़ के नीचे था, लड़ाई करने का हुक्म दे दिया। राजा वीरेंद्र सिंह के लश्कर में दो सरदार भी मौजूद थे, जो अभी तक रोहतासगढ़ में नहीं आए थे। एक नाहर सिंह और दूसरे फतेह सिंह, ये दोनों सेनापति थे। श्रोतागण देखे जमाने ने कैसा पलटा खाया। किशोरी की धुन में कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने दो अय्यारों के साथ ऐसी जगह जा फंसे कि उनका पता लगाना भी मुश्किल है। इधर राजा वीरेंद्र सिंह वगैरह की ये दशा हुई। अगर भैरव सिंह चिट्ठी लेकर चुनार ना भेज दिए गए होते तो वह भी फंस जाते। आप भूले न होंगे कि राम नारायण और चुन्नीलाल चुनारगढ़ में है और पन्नालाल को राजा वीरेंद्र सिंह गयाजी में छोड़ आए हैं। राजगृह भी उन्हीं के सुपुर्द है। वे किसी तरह वहां से टल नहीं सकते, क्योंकि वह शहर नया फतेह हुआ है और वहां एक सरदार का हरदम बने रहना बहुत ही मुनासिब है। जिस समय रोहतासगढ़ किले से तोप की आवाज आई, दोनों सेनापति बहुत घबराए और पता लगाने के लिए जासूसों को किले में भेजा, मगर उनके लौट आने पर दिग्विजय सिंह की दगाबाजी का हाल दोनों सेनापतियों को मालूम हो गया। उन्होंने उसी समय इस हाल की चिट्ठी लिख सवार के हाथ चुनारगढ़ रवाना की और उसके बाद सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। आज बहुत दिनों के बाद हम कमला को आधी रात के समय रोहतासगढ़ की पहाड़ी के ऊपर पूर्व तरफ वाले जंगल में घूमते हुए देख रहे हैं। यहाँ से किले की दीवार बहुत दूर और ऊंचे पर है, पर कमला ना मालूम किस फिक्र में है या क्या ढूंढ रही है। यद्यपि रात चांदनी थी, परंतु ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ों के कारण जंगल में एक प्रकार से अंधकार ही था। घूमते घूमते कमला के कानों में किसी के पैर की आहट मालूम हुई। वह रुकी और एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर दाहिनी तरफ देखने लगी, जिधर से आहट मिली थी। 10-15 कदम की दूरी से दो आदमी जाते हुए दिखाई पड़े। बात और चाल से दोनों औरतें मालूम पड़ी। कमला भी पैर दबाए और अपने को हर तरफ से छिपाए उन्हों दोनों के पीछे पीछे धीरे धीरे रवाना हुई। लगभग आध कोस जाने के बाद ऐसी जगह पहुंची जहां पेड़ बहुत ही कम थे, बल्कि उसे एक प्रकार से मैदान ही कहना चाहिए।
थोड़ी थोड़ी दूर पर पत्थर के बड़े बड़े अनगढ़ धोखे पड़े हुए थे, जिनकी आड़ में कई आदमी छिप सकते थे। सघन पेड़ों की आड़ में से निकलकर मैदान में कई कदम जाने के बाद वे दोनों अपने ऊपर से स्याह चादर उतारकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गई। कमला ने भी अपने को बड़ी चालाकी से उन दोनों के करीब पहुंचाया और एक पत्थर की आड़ में छिपकर उन दोनों की बातचीत सुनना चाहा। चंद्रमा अपनी पूर्ण किरणों से उदय हो रहे थे और निर्मल चांदनी इस समय अपना पूरा जोबन दिखा रही थी। हर एक चीज अच्छी तरह और साफ नजर आती थी। जब वे दोनों औरतें चादर उतारकर पत्थर की चट्टान पर बैठी, तब कमला ने उनकी सूरत देखी। बेशक वे दोनों नौजवान औरतें थी, जिनमें से एक तो बहुत ही हसीन थी और दूसरे के विषय में कह सकते हैं कि शायद उसकी लौंडी या अय्यारा हो। कमला बड़े गौर से उन दोनों औरतों की तरफ देख रही थी। कितने ही में सामने से एक लंबे कद का आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देख कमला चौंकी और उस समय तो कमला का कलेजा बेहिसाब धड़कने लगा जब वे आदमी उन दोनों औरतों के पास आकर खड़ा हो गया और उनसे डपट कर बोला, तुम दोनों कौन हो? उस आदमी का चेहरा चंद्रमा के सामने था। विमल चांदनी उसके नक्शे को अच्छी तरह दिखा रही थी, इसीलिए कमला ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे विश्वास हो गया कि वह लंबे कद का आदमी वही है जो खंडहर वाले तहखाने के अंदर शेर सिंह से मिलने गया था और जिसे देखकर उनकी अजब हालत हो गई थी तथा जिद करने पर भी उन्होंने नहीं बताया कि यह आदमी कौन है। कमला ने अपने धड़कते हुए कलेजे को बाएं हाथ से दबाया और गौर से देखने लगी कि अब क्या होता है। यद्यपि कमला उन दोनों औरतों से बहुत दूर नहीं थी और इस रात के सन्नाटे में उनकी बातचीत बखूबी सुन सकती थी, तथापि उसने अपने को बड़ी सावधानी से उस तरफ लगाया और सुनना चाहा कि दोनों औरतें और लंबे व्यक्ति में क्या बातचीत होती है। उस आदमी के डपटते ही ये दोनों औरतें चैतन्य होकर खड़ी हो गई और उनमें से एक ने, जो सरदार मालूम होती थी, जवाब दिया, औरत, हम लोग अपना परिचय नहीं दे सकती और ना हमें यही पूछने से मतलब है कि तुम कौन हो। आदमी हंसकर बोला, तो क्या तुम समझती है कि मैं तुझे नहीं पहचानता? मुझे खूब मालूम है कि तेरा नाम गौहर है। मैं तेरी 7 पुश्त को जानता हूँ, मगर आजमाने के लिए पूछता था कि देखूं तू अपना सच्चा हाल मुझे कहती है या नहीं। क्या कोई अपने को भूतनाथ से छिपा सकता था? भूतनाथ नाम सुनते ही वह और घबरा गई। डर के मारे बदन कांपने लगा और खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। उसने मुश्किल से अपने को संभाला और हाथ जोड़कर बोली, बेशक मेरा नाम गौहर है, मगर भूत तू यहाँ क्यों घूम रही है? शायद इस फिक्र में है कि इस किले में पहुंचकर आनंद सिंह से अपना बदला ले। गौहर, जी हाँ। भूतनाथ, पहले भी तो उन्हें फंसा चुकी थी, मगर उनका यार देवी सिंह उन्हें छुड़ा ले गया है। हाँ, तेरी छोटी बहन कहाँ है? गौहर बोली, वह तो गया की रानी माधवी के हाथ से मारी गई। भूत, कब? गौहर, जब वे इंद्रजीत सिंह को फंसाने के लिए चुनारगढ़ के जंगल में गई थी, तो मैं भी अपनी छोटी बहन को साथ लेकर आनंद सिंह की धुन में उसी जंगल में गई हुई थी। दुष्टा माधवी ने व्यर्थ ही मेरी बहन को मार डाला। जब वह जंगल काटा गया तो वीरेंद्र सिंह के आदमी उसकी लाश उठाकर चुनार ले गए थे, मगर बड़ी चालाकी से ये अय्यार उस लाश को वहां से उठा लाई थी। भूत, हाँ ठीक है, अच्छा तो तू इस किले में घुसना चाहती है और आनंद सिंह की जान भी लेना चाहती है। गौहर, यदि आप अप्रसन्न ना हो तो। भूत, मैं क्यों अप्रसन्न होने लगा? मुझे क्या गरज पड़ी है कि मैं मना करूं? जो तेरा जी चाहे वह कर। अच्छा, मैं जाता हूं, लेकिन एक दफे फिर तुझसे मिलूंगा। वह आदमी तुरंत चला गया और देखते देखते नजरों से गायब हो गया। इसके बाद उन दोनों औरतों में बातचीत होने लगी। गौहर, गिल्लन, इसकी सूरत देखते ही मेरी जान निकल गई थी। ना मालूम ये कमबख्त इस वक्त कहां से आ गया। गिल्लन, तुम्हारी तो बात ही दूसरी है। मैं अयारा होकर अपने को संभाल न सकी। देखो, अभी तक कलेजा धड़ धड़ करता है। गौहर, मुझे तो यही डर लगा हुआ था कि कहीं ये मुझे आनंद सिंह से बदला लेने के बारे में मना न करे। गिल्लन, सो तो उसने ना किया, मगर एक दफे मिलने के लिए कह गया था। अच्छा, अब यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। वे दोनों औरतें अर्थात गौहर तथा गिल्लन वहां से चली गई और कमला ने भी एक तरफ का रास्ता लिया। 2 घंटे के बाद कमला उस कब्रिस्तान में पहुंची जो रोहतासगढ़ के तहखाने में आने जाने का रास्ता था। इस समय चंद्रमा अस्त हो चुका था और कब्रिस्तान में भी सन्नाटा था। कमला बीच वाली कब्र के पास गई और तहखाने में जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी, मगर खुल ना सका।
आधे घंटे तक ऐसी फिक्र में लगी रही पर कोई काम ना चला। लाचार होकर उठ खड़ी हुई और कब्रिस्तान के बाहर की तरफ चली। फाटक के पास पहुंचते ही वह अटकी, क्योंकि सामने की तरफ थोड़ी ही दूर पर कोई चमकती हुई चीज उसे दिखाई पड़ी जो इसी तरफ बढ़ी आ रही थी। आगे जाने पर मालूम हुआ कि यह बिजली की तरह चमकने वाली चीज एक नेजा है जो किसी औरत के हाथ में है। वह नेजा कभी कभी तेजी के साथ चमकता है और इस सबब से दूर दूर की चीजें दिखाई देती हैं, और कभी उसकी चमक बिल्कुल ही जाती रहती है और ये भी नहीं मालूम होता कि ये नेजे को हाथ में रखने वाली औरत कौन है। थोड़ी देर में वह औरत इस कब्रिस्तान के बहुत पास आ गई और नेजे की चमक ने कमला को उस औरत की सूरत शक्ल अच्छी तरह दिखा दी। उस औरत का रंग स्याह था, सूरत डरावनी और बड़े बड़े 2-3 दांत मुंह के बाहर निकले हुए थे। काली साड़ी पहने हुए वो औरत पूरी राक्षसी मालूम होती थी। यद्यपि कमला अय्यारा और बहुत दिलेर थी, मगर इसकी सूरत देखते ही थर थर कांपने लगी। उसने चाहा कि कब्रिस्तान के बाहर निकलकर भाग जाए, मगर वह इतना डर गई थी कि पैर नहीं उठा सकी। देखते ही देखते वह भयकर मूर्ति कमला के सामने आकर खड़ी हो गई और कमला को डर के मारे कांपते देखकर बोली, डर मत, होश ठिकाने कर, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे ध्यान कर सुन। देखिए चंद्रकांता संतति रोहतासगढ़ फतेह होने की खबर लेकर भैरव सिंह चुनार पहुंचे और उसके 3 दिन बाद राजा दिग्विजय सिंह की बेईमानी की खबर लेकर कई सवार भी जा पहुंचे। इस समाचार के पहुंचते ही चुनारगढ़ में कलफली मच गई। फौज के साथ ही रियाया भी राजा वीरेंद्र सिंह और उनके खानदान को दिल से चाहती थी, क्योंकि उनके जमाने में अमीर गरीब सभी खुश रहते थे। आलिमों और कारीगरों की कदर की जाती थी। अदना से अदना भी अपनी फरियाद राजा के कान तक पहुंचा सकता था। उद्योगियों और व्यापारियों को दरबार से मदद मिलती थी। अय्यार और जासूस लोग छिपे छिपे रियाया के दुख सुख का हाल मालूम करते थे और राजा को हर तरह की खबर पहुंचाते थे। शादी ब्याह में इज्जत के माफिक हर एक को मदद मिलती और इसी से रियाया भी तन मन धन से राजा की मदद के लिए तैयार रहती थी। राजा वीरेंद्र सिंह कैद हो गए, इस खबर को सुनते ही रियाया जोश में आ गई और इस फिक्र में हुई कि जिस तरह भी हो राजा को छुड़ाना चाहिए। रोहतासगढ़ के बारे में क्या करना चाहिए और दुश्मनों पर कैसे फतेह पानी चाहिए, ये सब सोचने विचारने के पहले महाराजा सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह ने भैरव सिंह, रामनारायण और चुन्नीलाल को हुक्म दिया कि तुम लोग तुरंत रोहतासगढ़ जाओ और जिस तरह हो सके अपने को किले के अंदर पहुंचाकर राजा वीरेंद्र सिंह को रिहा करो। हम दोनों में से भी कोई आदमी मदद के लिए शीघ्र ही पहुंचेगा। हुक्म पाते ही तीनों अय्यार तेज और मजबूत घोड़ों पर सवार होकर रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और दूसरे दिन शाम को अपनी फौज में पहुंचे। राजा वीरेंद्र सिंह की आधी अर्थात 25,000 फौज तो पहाड़ी के नीचे किले के दरवाजे की तरफ खड़ी हुई थी और बाकी आधी फौज पहाड़ी के चारों तरफ इसलिए फैला दी गई थी कि राजा दिग्विजय सिंह को बाहर से किसी तरह की मदद न पहुंचने पाए। 5-5, 7-7 100 बहादुरों को लेकर नाहर सिंह कई दफे उस पहाड़ी पर चढ़ा और किले के दरवाजे पर तक पहुंचना चाहा, मगर किले के बुर्जों पर से आए हुए तोप के गोलों ने उसे वहां तक ना पहुंचने दिया और हर दफे लौटना ही पड़ा। जाहिर में तो वे लोग सामने की तरफ अड़े हुए थे और घड़ी घड़ी हमला करते थे, मगर नाहर सिंह के हुक्म से 5-5, 7-7 करके बहुत से सिपाही, जासूस और सुरंग खोदने वाले जंगल ही जंगल रात के समय छिपे हुए रास्तों से पहाड़ पर चढ़ गए थे तथा दरबार चढ़े चले जाते थे और उम्मीद पाई जाती थी कि 2 ही 3 दिन में 1000 आदमी पहाड़ के ऊपर हो ही जाएंगे। तब नाहर सिंह छिपकर अकेला पहाड़ पर चढ़ जाएगा और अपने आदमियों को बटोरकर किले के दरवाजे पर हमला करेगा। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर सुरंग खोदने वाले सुरंग खोदकर बारूद के जोर से किले का फाटक तोड़ने की धुन में लगे हुए थे और इन बातों की खबर राजा दिग्विजय सिंह को बिल्कुल भी नहीं थी। भैरव सिंह ने फौज में पहुंचकर ये सब हाल सुना और खुश होकर सेनापतियों की तारीफ की तथा कहा कि यद्यपि पहाड़ के ऊपर का घना जंगल ऐसा बेढब है कि मुसाफिरों को जल्दी रास्ता नहीं मिल सकता, तथापि हमारे आदमी यदि ऊंचाई की तरफ ध्यान देकर चढ़ना शुरू करेंगे तो लुढ़कते लुढ़कते किले के पास पहुंच ही जाएंगे। खैर, आप लोग जिस काम में लगे हैं उसी में लगे रहिए। हम तीनों अय्यार अब पहाड़ पर जाते हैं और किसी तरह किले के अंदर पहुंचने का बंदोबस्त भी करते हैं। पहर रात बीत गई जब भैरव सिंह, रामनारायण और चुन्नीलाल पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे।
भैरव सिंह कई दफे उस पहाड़ी पर जा चुके थे और उस जंगल में अच्छी तरह घूम भी चुके थे, इसलिए इन्हें भूलने और धोखा खाने का डर तो था ही नहीं। ये लोग बेधड़क पहाड़ पर चले गए और रोहतासगढ़ के रास्ते वाले कब्रिस्तान में ठीक उस समय पहुंचे जिस समय कमला धड़कते हुए कलेजे के साथ उस राक्षसी के सामने खड़ी थी, जिसके हाथ में बिजली की तरह चमकता हुआ नेजा था। जिस समय वह नेजा चमकता था, देखने वाले की आंखें चुंधिया जाती थी। भैरव सिंह ने भी दूर से इस चमकते हुए नेजे को देखा, जिसे देखकर दोनों साथी अय्यार भी डरकर खड़े हो गए। भैरव सिंह चाहते थे कि जब वह औरत वहां से चली जाए तो कब्रिस्तान में जाया जाए, मगर वह ऐसा ना कर सके क्योंकि नेजे की चमक में उन्होंने कमला की सूरत देखी, जो इस समय जान से हाथ धोकर उस राक्षसी के सामने खड़ी थी। हम ऊपर कई जगह इशारा भी कराए हैं कि भैरव सिंह कमला को चाहते थे और वह भी इनसे मोहब्बत रखती थी। इस समय कमला को एक राक्षसी के सामने देख उसकी मदद न करना भैरव सिंह से कब हो सकता था। वे लपक कर कमला के पास पहुंचे। दो अय्यारों को साथ लिए भैरव सिंह को अपने पास मौजूद देखकर कमला का जी ठिकाने हुआ और उसने जल्दी से भैरव सिंह का हाथ पकड़ के कहा, खूब पहुंचे। भैरव सिंह बोले, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और तुम्हारे सामने ये औरत कौन है? कमला, मैं इसे नहीं पहचानती। राक्षसी, मेरा हाल कमला से क्यों पूछते हो? मुझसे पूछो। इस समय तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं भी इसी फिक्र में थी कि किसी तरह भैरव सिंह से मुलाकात हो। भैरव सिंह, तुमने मुझे कैसे पहचाना? क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इतना सुनकर वह औरत बड़ी जोर से हंसी और उसे नेजे को हिलाया। हिलाने के साथ ही नेजे में चमक पैदा हुई और उसकी डरावनी हंसी से कब्रिस्तान गूंज उठा। इसके बाद उस औरत ने कहा, ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं पहचानती? खैर, इन बातों से कोई मतलब नहीं। ये कहो कि अपने मालिकों के छुड़ाने की तुम क्या फिक्र कर रहे हो? दिग्विजय सिंह 2 ही 3 दिन में तुम्हारे मालिक को मारकर निश्चिंत होना चाहता है। भैरव सिंह उस राक्षसी से बातें करने को तैयार थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि वह इनकी दोस्त है या दुश्मन और उससे अपने भेदों को छिपाना चाहिए कि नहीं। ये सोच ही रहे थे कि इसकी बातों का क्या जवाब दिया जाए कि इतने में कई आदमियों के आने की आहट मालूम हुई। उस औरत ने घूम कर देखा तो 4 आदमियों को इसी तरफ आते पाया। उन पर निगाह पड़ते ही वे क्रोध में आकर गरजी और नेजे को हिलाती हुई उसी तरफ लपकी। नेजे की चमक ने उन चारों की आंखें बंद कर दी। औरत ने बड़ी फुर्ती से उन चारों को नेजे से घायल कर दिया। हिलाने के साथ ही साथ उस नेजे में गजब की चमक पैदा होती थी। मालूम होता था कि आंखों के आगे बिजली दौड़ गई। वे बेचारे देख भी ना सके कि उनको मारने वाला कौन है या कहां पर है। मालूम होता है कि वह नेजा जहर में बुझाया हुआ था, क्योंकि वे चारों जख्मी होकर तुरंत जमीन पर ऐसे गिरे कि फिर उठने की नौबत नहीं आई। इस तमाशे को देखकर भैरव सिंह डरे और सोचने लगे कि इस औरत के हाथ में तो बड़ा ही विचित्र तेजा है। इससे तो ये बात की बात में सैकड़ों आदमी को नाश कर सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी सताए। उन चारों को जख्मी करने के बाद वह औरत फिर भैरव सिंह की तरफ लौटी। अब उसने अपने नेजे को आड़ा किया, अर्थात उसे इस तरह थामा कि उसका एक सिरा बाईं तरफ और दूसरा दाहिनी तरफ रहे। तब तीनों अय्यारों और कमला को नेजे का धक्का देकर एक साथ पीछे की तरफ हटना चाहा। ये नेजा एक साथ चारों के बदन में लगा। उसके छूते ही बदन में एक तरह की झंझनाहट पैदा हुई और सब आदमी बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े। भैरव सिंह, राम नारायण, चुन्नीलाल और कमला की आंखें खुली तो उन्होंने अपने को एक किले के अंदर राजमहल के पिछवाड़े की तरफ एक दीवार की आड़ में पड़े पाया। उस समय सुबह की सफेदी आसमान पर धीरे धीरे अपना दखल जमा रही थी। बहुत दिनों से कामनी का हाल कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आज उसकी सुध लेना भी मुनासिब है। आपको याद ही होगा कि जब कामनी को साथ लेकर कमला अपने चाचा शेर सिंह से मिलने के लिए उचाड़ खंडहर और तहखाने में गई थी, तो वहां से विदा होते समय शेर सिंह ने कमला से कहा था कि कामनी को मैं ले जाता हूँ, अपने एक दोस्त के यहाँ रख दूंगा। जब सब तरह का फसाद मिट जाएगा तब ये भी अपनी मुराद को पहुंच जाएगी। अब हम उसी जगह से कामनी का हाल लिखना शुरू करते हैं। गया जी से थोड़ी दूर पर लालगंज नाम से मशहूर एक गांव फल्गुनी नदी के किनारे पर ही है। उसी जगह के एक नामी जमींदार हैं जो शेर सिंह का दोस्त हुआ करते थे। कामनी वहां पर रखी गई थी। वह जमींदार बहुत ही नेक और रहम दिल थे तथा उसने कामनी को बड़ी हिफाजत से अपनी लड़की के समान खातिर करके रखा था। मगर उस जमींदार का एक नौजवान और खूबसूरत लड़का भी था जो कामनी पर आशिक हो गया।
उसके हाव भाव और कटाक्ष को देखकर कामनी को उसकी नियत का हाल भी मालूम हो गया। वह कुंवर आनंद सिंह के प्रेम में अच्छी तरह रंगी हुई थी, इसलिए उसे इस लड़के की चाल ढाल बहुत ही बुरी मालूम हुई। ऐसी अवस्था में उसने अपने दिल का हाल किसी से कहना मुनासिब भी ना समझा, बल्कि इरादा कर लिया कि जहां तक हो सके जल्द ही इस मकान को छोड़ ही देना मुनासिब है। और अंत में लाचार होकर उसने ऐसा ही किया। एक दिन मौका पाकर आधी रात के समय कामनी उस घर से बाहर निकली और सीधे रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुई। इस समय वह तरह तरह की बातें सोच रही थी। एक दफे उसके दिल में आया कि बिना कुछ सोचे विचारे वीरेंद्र सिंह के लश्कर में चले चलना ठीक होगा, मगर साथ ही ये भी सोचा कि यदि कोई सुनेगा तो अवश्य निर्लज कहेगा और आनंद सिंह की आंखों में मेरी कुछ इज्जत नहीं रहेगी। इसके बाद उसने सोचा कि जिस तरह हो कमला से मुलाकात करनी चाहिए, मगर कमला से मुलाकात क्यों और कैसे हो सकती है, न मालूम अपने काम की धुर में वह कहाँ कहाँ घूम रही होगी। अब याद आया, जब मैं कमला के साथ शेर सिंह से मिलने के लिए उस तहखाने में गई थी तो शेर सिंह ने उससे कहा था कि मुझसे मिलने की जब जरूरत हो तो इसी तहखाने में आना। अब मुझे भी उसी तहखाने में चलना चाहिए। वहां कमला या शेर सिंह से जरूर मुलाकात होगी और वहां दुश्मनों के हाथ से भी निश्चिंत रहूंगी। जब तक कमला से मुलाकात ना हो वहां टिके रहने में कोई भी हर्ष नहीं है। वहां खाने के लिए जंगली फल और पीने के लिए पानी की भी कोई कमी नहीं है। इन सब बातों को सोचती हुई बेचारी कामनी उसी तहखाने की तरफ रवाना हुई और अपने को छिपाती हुई जंगल ही जंगल चलकर तीसरे दिन पहर रात जाते जाते वहां पहुंची। रास्ते में जंगली फल और चश्मे के पानी के सिवाय और कुछ उसे ना मिला और ना उसे किसी चीज की ही इच्छा थी। वह खंडहर कैसा था और उसके अंदर तहखाने में जाने के लिए छिपा हुआ रास्ता किस ढंग का बना हुआ था, ये मैं आपको पहले ही सुनाया हूँ। पुनः यहाँ लिखने की या सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमला या शेर सिंह से मिलने की उम्मीद में मैं उसी खंडहर और तहखाने को कामनी ने अपना घर बनाया और तपस्वियों की तरह कुंवर आनंद सिंह के नाम की माला जपती हुई दिन बिताने लगी। बहुत सी जरूरी चीजों की अतिरिक्त अय्यारी के सामान से भरा हुआ एक बांस का पिटारा शेर सिंह का रखा हुआ उस तहखाने में मौजूद था, जो कामनी के हाथ लगा। यद्यपि कामनी कुछ अय्यारी भी जानती थी, परंतु इस समय उसे अय्यारी के सामान की विशेष जरूरत न थी। हाँ, शेर सिंह की जायदाद में से एक कुप्पी तेल कामनी ने बेशक खर्च किया, क्योंकि चिराग चलाने की नित्य ही आवश्यकता पड़ती थी। कमला और शेर सिंह से मिलने की उम्मीद में कामनी ने उस तहखाने में रहना स्वीकार किया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी किसी से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन सूरत बदलकर कामनी तहखाने से निकली और खंडहर के बाहर हो सोचने लगी कि किधर को जाए और क्या करे। एकाएक कई आदमियों की बातचीत की आवाज उसके कानों में पड़ी और मालूम हुआ कि वे लोग आपस में बातचीत करते हुए इसी खंडहर की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में 4 आदमी भी दिखाई पड़े। उस समय कामनी अपने को बचाने के लिए खंडहर के अंदर घुस गई और राह देखने लगी कि वो लोग आगे बढ़ जाएं तो फिर निकलूं, मगर ऐसा न हुआ, क्योंकि बात की बात में वे चारों आदमी एक लाश उठाए उसी खंडहर में के अंदर आ पहुंचे। इस खंडहर में अभी तक कई कोठरियां मौजूद थी, यद्यपि उनकी अवस्था बहुत ही खराब थी। किवाड़ के पल्ले तक उनमें न थे। जगह जगह पर कंकर पत्थर कतवार के ढेर लगे हुए थे, परंतु मसाले की मजबूती पर ध्यान दे आंधी पानी अथवा तूफान में भी बहुत आदमी उन कोठरियों में रहकर अपनी जान की हिफाजत कर सकते थे। खंडहर के चारों तरफ की दीवार यद्यपि कहीं कहीं से टूटी थी, तथापि बहुत ही मजबूत और चौड़ी थी। कामनी एक कोठरी में घुस गई और छिपकर देखने लगी कि वे चारों आदमी उस खंडहर में आकर क्या करते हैं और उस लाश को कहाँ रखते हैं। लाश उठाए हुए चारों आदमी इस खंडहर में जाकर इस तरह घूमने लगे जैसे हर एक कोठरी, दालान, बल्कि यहाँ की बित्ता बित्ता भर जमीन उन लोगों की देखी हुई है। चूने को पत्थर के ढेरों में घूमते और रास्ता निकालते हुए वे लोग एक कोठरी के अंदर घुस गए, जो उस खंडहर भर में सब कोठरियों से छोटी थी, और 2 घंटों तक बाहर ना निकले। इसके बाद ये लोग बाहर जाए तो खाली हाथ, अर्थात लाश ना थी। शायद उस कोठरी में गाड़ आए होंगे या रखाए होंगे। जब वे आदमी खंडहर से बाहर हो मैदान की तरफ चले गए, बल्कि बहुत दूर निकल गए, तब कामनी भी कोठरी से बाहर निकली और चारों तरफ देखने लगी। उसे आज तक यही विश्वास था कि इस खंडहर का हाल शेर सिंह, कमला, मेरे और उस लंबे आदमी के सिवाय जो शेर सिंह से मिलने के लिए यहाँ आया है, किसी पांचवें को मालूम नहीं है। मगर आज की कैफियत देखकर उसका ख्याल बदल गया और वह तरह तरह के सोच विचार में पड़ गई।
थोड़ी देर बाद वह उसी कोठरी की तरफ बढ़ी जिसमें वो लोग लाश छोड़ गए थे, मगर उस कोठरी में ऐसा अंधकार था कि अंदर जाने का साहस ही नहीं हुआ। आखिर अपने तहखाने में गई और शेर सिंह के पिटारे में से एक मोमबत्ती निकालकर और बालकर बाहर निकाली। पहले उसने रोशनी के आगे हाथ की आड़ देकर चारों तरफ देखा और फिर उस कोठरी की तरफ रवाना हुई। जब कोठरी के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही चौंकी और डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मगर उसकी होशियार आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि वह आदमी असल में मुर्दे से भी बढ़कर है, अर्थात पत्थर की एक बड़ी मूरत खड़ी है जो सामने की दीवार के साथ चिपकी हुई है। आज के पहले इस कोठरी के अंदर कामनी नहीं आई थी, इसलिए वह हर एक तरफ अच्छी तरह के गौर से देखने लगी, परंतु उसे इस बात का खटका बराबर लगा रहा कहीं वे चारों आदमी फिर न आ जाए। कामनी को उम्मीद थी कि इस कोठरी के अंदर वह लाश दिखाई देगी जिसे चारों आदमी उठाकर लाए थे, मगर कोई लाश दिखाई नहीं पड़ी। आखिर उसने ख्याल किया कि शायद वे लोग लाश की जगह मूरत को लाए हैं जो सामने दीवार के साथ खड़ी है। कामनी उस कोठरी के अंदर घुसकर मूर्त के पास जा खड़ी हुई और उसे अच्छी तरह देखने लगी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उसने अच्छी तरह जांच करने पर निश्चय कर लिया कि वह मूरत दीवार के साथ है, अर्थात इस तरह से जुड़ी हुई है कि बिना टुकड़े टुकड़े हुए किसी दीवार से अलग नहीं हो सकती। कामनी की चिंता और बढ़ गई। अब उसे इसमें किसी तरह का शक न रहा कि वे चारों आदमी जरूर किसी की लाश उठा लाए थे। इस मूरत को नहीं, मगर वह लाश गई कहाँ? क्या जमीन खा गई या किसी चूने के ढेर के नीचे दबा दी गई? नहीं, मिट्टी या चूने के नीचे वह लाश दाबी नहीं गई। अगर ऐसा होता तो जरूर देखने में आता। उन लोगों ने जो कुछ किया उसी कोठरी को अंदर किया। कामनी उस मूरत के पास खड़ी देर तक सोचती रही, आखिर वहां से लौटी, ताखाने में आकर बैठ गई। वहां एक ताक पर चिराग चल रहा था, इसलिए मोहब्बत बुझाकर बिछौने पर जा लेटी और फिर सोचने लगी। इसमें कोई शक नहीं कि वे लोग कोई लाश उठाकर लाए थे, मगर वह लाश कहाँ गई, खैर इससे कोई मतलब नहीं। मगर अब यहाँ रहना भी कठिन हो गया, क्योंकि यहाँ कई आदमियों की आमद रफ्त शुरू हो गई। शायद कोई मुझे देख ले तो मुश्किल होगी। अब होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत बहुत कुछ काम करना है। कमला या शेर सिंह भी अभी तक ना आए। अब उनसे भी मुलाकात होने की कोई उम्मीद नहीं रही। अच्छा, 2-3 दिन और यहाँ रहकर देखना चाहिए कि वे लोग फिर आते हैं या नहीं। कामनी इन सब बातों को सोच ही रही थी कि एक आवाज उसके कान में आई। उसे मालूम हुआ कि किसी औरत ने दर्दनाक आवाज में ये कहा, क्या दुखी भोगने के लिए मेरा जन्म हुआ था? यह आवाज ऐसी दर्दनाक थी कि कामनी का कलेजा कांप गया। इस छोटी ही उम्र में वह भी बहुत तरह के दुख भोग चुकी थी और उसका कलेजा जख्मी हो चुका था, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। आंखें भर आई और आंसू की बूंदें टपाटप गिरने लगी। फिर आवाज आई, हाय मौत को भी मौत आ गई। अब की दफे कामनी बेतरह चौंकी और एकाएक बोल उठी, इस आवाज को तो मैं पहचानती हूँ, जरूर उसी की आवाज है। कामनी उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि आवाज किधर से आई। बंद कोठरी में आवाज आना असंभव है। किसी खिड़की, सुराख या दीवार में दरार हुए बिना आवाज किसी तरह नहीं आ सकती। वे कोठरी में हर तरफ घूमने और देखने लगी। एकाएक उसकी निगाह एक तरफ की दीवार के ऊपरी हिस्से पर जा पड़ी और वहां एक सुराख जिसमें आदमी का हाथ बखूबी जा सकता था दिखाई पड़ा। कामनी ने सोचा कि बेशक इसी सुराख में से आवाज आई है। वह सुराख की तरफ गौर से देखने लगी। फिर आवाज आई, हाय ना मालूम मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। अब कामनी को विश्वास हो गया कि यह आवाज उसी सुराख में से आई है। वह बहुत ही बेचैन हुई और धीरे धीरे कहने लगी, बेशक ये उसी की आवाज है। हाय मेरी प्यारी बहन किशोरी, मैं तुझे क्यों और कैसे देखूं और किस तरह मदद करूं? इस कोठरी के बगल में जरूर कोई दूसरी कोठरी है जिसमें तू कैद है, मगर ना मालूम उसका रास्ता किधर से है। मैं कैसे तुझ तक पहुंचूं और इस आफत से तुझे कैसे छुड़ाऊं? इस कोठरी की कमबख्त संगीन दीवारें भी ऐसी मजबूत हैं कि मेरे उद्योग से सेंध भी नहीं लग सकती। हाय अब मैं क्या करूं? भला पुकार के देखूं तो सही कि आवाज भी उसके कानों तक पहुंचती है या नहीं। कामनी ने मोखे की तरफ मुंह करके कहा, क्या मेरी प्यारी बहन किशोरी की आवाज आ रही है? जवाब में मिला, हाँ, क्या तू कामनी है बहन? कामनी, क्या तू में भी मेरी ही तरह इस मकान में बंद है? कामनी, नहीं बहन, मैं कैद नहीं हूँ। मगर कामनी और कुछ कहना ही चाहती थी। धमधमाहट की आवाज सुनकर रुक गई और डरकर सीढ़ी की तरफ देखने लगी। उसे मालूम हुआ कि कोई यहाँ आ रहा है।